गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आज जो टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का है। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सप्लीमेंटरी जीन इंटरैक्शन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन सप्लीमेंटरी जीन इंटरैक्शन पर बनता है। मेंडल ने अपने जब एक्सपेरिमेंट किए और मेंडल को अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें जो रिजल्ट मिले, तो मेंडल के बाद दूसरे वैज्ञानिकों ने कुछ और प्लांट्स पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, लेकिन इन साइंटिस्ट को वैसे रिजल्ट नहीं मिले जैसे रिजल्ट मेंडल को मिले थे। तो ये रिजल्ट विचलित क्यों हुए कि जैसे मेंडल को मिले थे वैसे परिणाम क्यों नहीं मिले, इसे समझाने के लिए बैटसन और पुन्नेट इन वैज्ञानिकों ने एक फैक्टर हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी जिसे हम कारकों की अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बताया कि फैक्टर की जो इंटरैक्शन है वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक को नॉन एलेलिक इंटरैक्शन कहते हैं और दूसरे को एलेलिक इंटरैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन, ये उदाहरण है नॉन एलेलिक इंटरैक्शन का। इसे हम इंटरजीनिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है। मैंने ये तीनों बातें इस पीपीटी के अंदर मेंशन की हुई हैं। तो जैसा हमने कंप्लीमेंट्री जीन में पढ़ा था, ठीक वैसी ही एक नॉन एलेलिक या इंटरजेनिक इंटरैक्शन का उदाहरण सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन भी है। और ये मेंडल की जो वंशागति के जो नियम हैं उसके अनुसार वंशागत नहीं होती, और इस कारण जो डाई हाइब्रिड रेशियो है, द्विसंकर जो अनुपात हैं, मेंडल ने बताया था कि वो 9:3:3:1 प्राप्त होना चाहिए। इस उदाहरण में वो हमें प्राप्त नहीं होकर एक व्युत्पन्न, एक मॉडिफाइड डाई हाइब्रिड रेशियो मिलता है। और इस प्रकार ये जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन है वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो जीन होती हैं ये अलग अलग गुणसूत्रों पर या एक ही गुणसूत्र पर, लेकिन ये हमेशा अलग अलग लोकस पर इनके रिस्पॉन्सिबल या नियंत्रक जीन उपस्थित होते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री जीन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। माना कि दो जीन है, हाइपोथेटिकली हमने एक जीन को नाम दिया ए और दूसरी जीन को नाम दिया बी। ओके, अब समझते हैं कि सप्लीमेंट्री जीन का यहाँ अर्थ क्या है और ये इंटरैक्शन किस प्रकार होगी। तो मान लो एक जीन ए है, अगर ये जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कैपिटल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, तो जीन ए
के डोमिनेंट एलील स्वतंत्र रूप से या इंडिपेंडेंटली अपना लक्षण या फिनोटाइप उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक कि ए जो जीन है उसके डोमिनेंट एलील स्वतंत्रता पूर्वक अपना लक्षण प्रकट कर सकते हैं। दूसरी कोई जीन है इस इंटरैक्शन में, मान लो उसका नाम हमने दिया बी, तो जो बी जीन है उसका भी डोमिनेंट फॉर्म की बात करें या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, तो जो बी जीन है वो डोमिनेंट एलील है अगर उसका, वो इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी ए ने तो डोमिनेंट फॉर्म में स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रभाव उत्पन्न किया, लेकिन जो बी है उसने स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं किया। यहाँ तक ठीक। तो ए अपना प्रभाव उत्पन्न कर पा रही है इंडिपेंडेंटली, बी है वो इंडिपेंडेंटली अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रही है। अब यहाँ तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन जब ये बी जो है वो ए के साथ डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ऐसी कोई स्थिति हो ये दोनों साथ साथ आ जाए, तो बी जब ए के साथ डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो एक नया फिनोटाइप, एक नया लक्षण उत्पन्न करती हैं। ऐसी इंटरैक्शन को नाम दिया गया है सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। यहाँ ये बात याद रखनी है कि कंप्लीमेंट्री में हमने डिस्कस किया था कि ए को प्रकट होने के लिए बी की आवश्यकता है, बी को प्रकट होने के लिए ए की आवश्यकता थी, दोनों मिलकर एक लक्षण उत्पन्न करते थे। लेकिन यहाँ पर ए को अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बी की कोई आवश्यकता नहीं है, बी अकेली अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती, उसे ए की आवश्यकता पड़ती है। अब एक उदाहरण के द्वारा इस सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन को हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है माउस के अंदर कोट कलर का, उसकी लोम चर्म या जो त्वचा है उसके कलर की वंशागति का हम अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो माउस में या माइस के अंदर जो स्किन के कोट कलर की वंशागति है वो उदाहरण है सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन का। ओके, यहाँ पर इस केस में या इस इवेंट में, इस घटना में एक जीन है सी। जीन सी जो है वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, मैंने यहाँ मेंशन किया है। और जब जीन सी डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो इंडिपेंडेंटली ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर सकता है, उसे किसी दूसरी जीन की कोई रिक्वायरमेंट, कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो जीन है वो यहाँ पर वो है जीन ए। जीन ए डोमिनेंट फॉर्म में है अगर, तब भी वो इंडिपेंडेंटली किसी कलर को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो जीन ए किसी कलर को प्रोड्यूस नहीं करेगी इंडिपेंडेंटली, तो ऐसी कंडीशन में जो माइस हैं वो अल्बिनो, मतलब बिना किसी पिगमेंट वाले होते हैं। तीसरी एक स्थिति बताई कि जब जीन ए और सी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में एक साथ हो तो एक नया कलर आता है अगोटी, ग्रे कलर हम इसे कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने मेंडल की तरह एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसका, कि एक माइस हमने ऐसा लिया जिसकी स्किन का कोट कलर है वो ब्लैक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कलर्ड, मतलब ये ब्लैक कलर है। इसका जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल ए है। तो ए तो रिसेसिव फॉर्म में है, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होता तो कुछ अलग कलर होता। सी यहाँ कैपिटल है और सी इंडिपेंडेंटली
कि ए की एब्सेंस में भी सी ने ब्लैक कलर प्रोड्यूस किया। तो एक माइस तो हमने ऐसा लिया। दूसरा एक माइस लिया है, उसके स्किन का कोट कलर अल्बिनो है, किसी भी प्रकार का कोई पिगमेंट वहाँ पर नहीं है। इसका जीनोटाइप स्मॉल सी कैपिटल ए है। यहाँ पर सी रिसेसिव कंडीशन में है, ए डोमिनेंट फॉर्म में होते हुए भी वो किसी भी प्रकार के फिनोटाइप को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए ये जो माइस है वो अल्बिनो है। इनके गैमिट्स बने, संलयन हुआ और मिली F1 जनरेशन। जो जितने भी माइस F1 जनरेशन में मिले वो सब के सब अगूटी कलर के थे, यानी ब्राउन ग्रे कलर के थे। इनका जीनोटाइप था कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी यहाँ पर सी जो जीन है वो भी डोमिनेंट एलील है, उसका भी ए जीन है उसका भी एलील डोमिनेंट फॉर्म में है। तो दोनों ने मिलकर एक नया फिनोटाइप, एक नया कलर अगूटी या ग्रे यहाँ पर F1 जनरेशन में प्रोड्यूस किया। अब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमने करवाया और F2 जनरेशन प्राप्त की। चेकरबोर्ड पुन्नेट स्क्वायर से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर केवल C कैपिटल है, चाहे दोनों C यानी होमोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों डोमिनेंट हो C, और जो A है वो दोनों रिसेसिव फॉर्म में हो, तो ऐसी कंडीशन में जो भी माइस होंगे जिनका जीनोटाइप ऐसा हो कि दोनों C डोमिनेंट हो या एक C डोमिनेंट हो और A दोनों रिसेसिव हो, ऐसी कंडीशन में माइस का कलर ब्लैक होगा। ओके, नंबर 2 सिचुएशन, C दोनों रिसेसिव हो, A जो है वो दोनों डोमिनेंट हो, C दोनों रिसेसिव हो, एक A डोमिनेंट हो, एक A रिसेसिव हो, या चारों ही रिसेसिव हो, तो उस कंडीशन में माइस का कलर अल्बिनो होगा, किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होगा। और थर्ड एक सिचुएशन जिसमें दोनों C डोमिनेंट हो, दोनों A डोमिनेंट हो, या एक C डोमिनेंट हो, एक A डोमिनेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में अगूटी कलर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर कुछ बात करते हैं, जैसे फर्स्ट बात करते हैं इस जीनोटाइप की। यहाँ पर C कैपिटल है, दोनों A कैपिटल है, सीधी सी बात है, दोनों जो जीन है वो डोमिनेंट एलील है, इनके अगूटी कलर आएगा। सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, वहाँ पर C दोनों कैपिटल है, एक A डोमिनेंट आ गया, मतलब सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हुई, अगूटी कलर आया। सेम स्थिति आपको थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, लेकिन जो नेक्स्ट सिचुएशन में जो देख रहा हूँ यहाँ पर कि A दोनों रिसेसिव है, केवल C डोमिनेंट फॉर्म में है, इट मीन्स ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि C डोमिनेंट एलील को अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए A की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसने ब्लैक कलर प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इसी प्रकार इन दो स्थितियों को, इन चार स्थितियों को हम देखें अल्बिनो वाली कंडीशंस को। C डोमिनेंट है, अल्बिनो की स्थिति देखते हैं 1 और 2, इन दोनों कंडीशन में C डोमिनेंट आ गए, मतलब ब्लैक कलर तो आना नहीं है। केवल A डोमिनेंट कंडीशन में, और A अगर अकेला है, C साथ में नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो अल्बिनो कलर आता है। इस पुन्नेट स्क्वायर से हम इन तीनों टाइप के जो कलर हैं या जो माइस हैं उनका फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 9 माइस अगूटी यानी ग्रे कलर के मिलेंगे, 3 है वो ब्लैक कलर के मिलेंगे, और 4 है वो अल्बिनो मिलेंगे। तो यहाँ पर जो डाई हाइब्रिड रेशियो मिला वो 9:3:4 है, 9:3:4, और इसी 9:3:4 को हम सप्लीमेंट्री इंटरैक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया माइस में स्किन के कोट कलर का, और ये एक उदाहरण था सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन का। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
रेप्लिकेशन के बारे में, जो इसी पेपर का एक टॉपिक है। थैंक यू।